भी हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आप ही के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपसे भी बातचीत होगी यूपी के विकास को लेकर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को लेकर भी, और क्या विकसित भारत को लेकर आपकी सोच है। सर, मंच पर रिक्वेस्ट करूंगी मैं, आप प्लीज आ जाइए। और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सीनियर कोलीग अतुल प्रताप सिंह। विकसित भारत 2047 ये तो बात होगी ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास किस रफ्तार से चल रहा है, विपक्ष कैसे अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाता है, ये तमाम सवाल इसी सेशन का हिस्सा होंगे। ओवर टू यू अतुल। 15 मिनट। शुक्रिया रचना। तो जैसा मेरी सहयोगी रचना ने बताया कि लगातार न्यूज इंडिया का एक खास कार्यक्रम जारी है और हमारे साथ तमाम राजनीति से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्र के और भी दिग्गज आते रहेंगे। फिलहाल दानिश भाई हमारे साथ हैं। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कम उम्र में, और आप समझिए कि बीजेपी जैसी पार्टी सत्ता में है और वहां पर एक ऐसा चेहरा जो कि अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी है और दानिश भाई को जब तक वो जिम्मेदारी मिली, जब से मिली, लगातार वो अपनी भूमिका को और सशक्त कर रहे हैं। दानिश जी, सबसे पहले यही सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आपको एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, एक ऐसा विभाग दिया गया, एक ऐसा मंत्रालय जिसमें आपको उस समाज को बहुत सहेज के चलना था और साथ में उन चुनौतियों से भी निपटना था जो कि आपकी पार्टी पर एक दाग सा लग जाता है। मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन कैसा रहा वो आपका सफर, और अब चूंकि विकसित भारत में आपको उनसे जोड़ना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज के समय की भारत की जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है विकसित भारत जी, जो हर भारतीय का सपना है कि हमारा भारत देश भी विकसित बन के दुनिया के पटल पे भारत का मान सम्मान बढ़े, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज यहाँ डिस्कशन हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई, शुक्रिया। और इससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट कि विकसित भारत में जब हम बात विकसित भारत की करते हैं तो जो भारत में माइनॉरिटी की आबादी है जी, बिना, चूँकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका ये बहुत स्पष्ट मानना है और उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि विकसित भारत की अगर बात की जाए तो बिना भारत के हर जाति, धर्म, मजहब, पंथ के लोगों को जोड़े हुए विकसित भारत की कल्पना को हम साकार नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी बखूबी तरीके से जानते हैं। तो बात जब माइनॉरिटीज़ की आती है, यकीनी तौर पे विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए जो हमारे भारत देश के माइनॉरिटीज़ हैं, इनको भी तरक्की और तालीम की तरफ आगे बिना बढ़ाए हम इस कल्पना को पूरा नहीं कर सकते। इस कल्पना उनके बिना अधूरी रहेगी। तो यकीनी तौर पे जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, खासतौर पे हमारे उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश माना जाता है, हमारी 25 करोड़ की जनसंख्या भी है, जो एक ग्रोथ इंजन के रूप में भी, भारत के एक ग्रोथ इंजन के रूप में भी उत्तर प्रदेश को देखा जाता है। उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे भारत देश के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 करोड़ की आबादी है, जहाँ पे 20% की माइनॉरिटीज़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में, जो लगभग 5 करोड़ से अधिक संख्या आती है। देश के अगर कंडीशन में देखें तो 15 से 16% की आबादी माइनॉरिटीज़ की देश भर में अगर हम देखें तो है। तो यकीनी तौर पे माइनॉरिटीज़ के विकास के लिए मुझे जो लगता है कि आज़ाद भारत के बाद, जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो माइनॉरिटीज़ के विकास के लिए इस बीते 10 सालों में बहुत सारे ऐसे ठोस काम हुए जिसकी वाकई माइनॉरिटीज़ को ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, जिसकी, देखिए, माइनॉरिटीज़ को बड़े अफसोस की बात है कि बहुत सारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज आई जिन्होंने माइनॉरिटीज़ के विकास की बात तो कही, उनके विकास का ढिंढोरा तो पीटने का काम किया जी, लेकिन कभी भी ग्राउंड लेवल पे उनके विकास के लिए कोई कॉन्क्रीट काम नहीं किया, ना उनके तालीम के लिए, ना रोजगार के लिए, ना स्वास्थ्य के लिए, ना उद्योग के लिए। देखिए, उद्योग, माइनॉरिटीज़ की जो आबादी है ये बहुत हुनरमंद कौम है, माइनॉरिटीज़ के हाथ में बहुत हुनर है। अगर आप, मैं एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि अगर आपको अच्छा बढ़ई देखने को मिलेगा तो आपको माइनॉरिटीज़ का दिखेगा। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ODOP की स्कीम शुरू की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, हर जनपद की अलग खासियत थी, लेकिन पहले इन खासियत को अनदेखा कर दिया जाता था। पहले कुछ ही चुनिंदा ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट थे जिनको बढ़ावा मिलता था, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आते हैं
और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में 2017 में हमारी सरकार बनती है और माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो उत्तर प्रदेश के हर जनपद के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमने ODOP स्कीम को शुरू किया। इसका मकसद ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट की जो अलग पहचान है उसको बढ़ावा मिले जी। इसका फायदा सीधे माइनॉरिटीज़ को हुआ। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो बरेली में फर्नीचर का काम ODOP में है, तो बरेली में ODOP के फर्नीचर के काम में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के, माइनॉरिटी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से मऊ में साड़ी का कारोबार ODOP में है और उस साड़ी के कारोबार से सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज जुड़े हुए हैं। लखनऊ में चिकन का कारोबार, जो चिकन का कपड़ा हम पहनते हैं, वो ODOP में शामिल है। उस चिकन के कारोबार में बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज के लोग इन्वॉल्व हैं। भदोही में कारपेट का काम, जिस भदोही के कारपेट का नाम माननीय प्रधानमंत्री विश्व में डंका है उसका, विश्व में डंका है। और जब नया हमारा सदन बना, जो हमारे लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर जो कहा जाता है, उसका निर्माण जब हुआ तो उसमें भी कालीन जो बिछाई गई वो भदोही की बिछाई गई। तो वहां के माइनॉरिटीज के लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अलग अलग सेक्टर्स में देखेंगे, अलग अलग प्रदेशों में देखेंगे, तो जो आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ी चीजें हैं, जो हुनर से जुड़ी चीजें हैं, उससे माइनॉरिटीज बहुत ज्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो उन चीजों को MSME डिपार्टमेंट के माध्यम से, स्टार्टअप्स के माध्यम से, बैंक लोन के माध्यम से इंकरेज करने का काम ये हमारी सरकार ने किया। देखिए, अगर हम किसी कम्युनिटी के विकास की बात करते हैं तो उसका सामाजिक उत्थान, उसका आर्थिक उत्थान, उसका राजनीतिक उत्थान, ये तमाम जब हम चीजों पे काम करेंगे तब कोई कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। और सभी को बराबर मौका देना, मैं वही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी को शिक्षित करना, किसी कौम को, और उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना, सशक्त करना। तो ये दोनों चीजें जब बैलेंस रूप से हमने मुस्लिम या अल्पसंख्यक समाज के कौम के लिए हमने जब आगे बढ़ाई स्कीमें, तो इसका डायरेक्टली फायदा, ये बहुत दूरगामी इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। और यकीनी तौर पे आज हमारी केंद्र और प्रदेश की संयुक्त प्रयास से हम अल्पसंख्यक समाज के जीवन में विकास की नई रोशनी देने का काम कर रहे हैं। योगी जी का बड़ा स्नेह रहता है आप पर, और जब आपने आजाद भारत से लेकर अब तक की भूमिका देश की देखी, और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आपके नाम में भी आजाद है, खुद कितना अपने आप को आप आजाद तौर पर काम करते हुए महसूस कर पाते हैं? क्योंकि एक तरफ होता है कि एक विभाग आपको दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन एक कहीं ना कहीं आप पर दबाव था कि हाँ, आप कैसे उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा पाएंगे, उस समाज को जिससे आप आते हैं उनको ये भरोसा दिला पाएंगे कि मैं भले एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूं जिससे शायद कुछ मनमुटाव रहता है, राजनीतिक तौर पर या आप लोगों पर आरोप लगता है, लेकिन मैं वहां रहते हुए भी इस काम को बखूबी निभाऊंगा, और उसमें आपको पूरा सहयोग भी मिला। देखिए, निश्चित तौर पे जब माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन नौजवान कंधों पे दी, तो बहुत सारी उम्मीदें मेरी कमेटी की थी मेरे ऊपर, मेरे से लेके पार्टी की भी थी और गवर्नमेंट की भी थी। इन तमाम चीज़ों का बेहतर तालमेल बैठाते हुए कैसे आगे जाना, मैं बहुत रोचक बात बताऊंगा कि जब मैं मिनिस्टर बना, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जब मिलने गया पहली बार, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने पूछा कि बहुत यंग एज में आपने भरोसा जताया, मैंने उनको आभार व्यक्त किया। और ख़ासतौर पर मैं पिछड़े पसमानदा समाज से आता हूं, जिसकी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बुलंद कर रहे हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या अपेक्षा है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विश्वास के साथ ये कहा कि आपको आपकी कम्युनिटी के विकास के लिए, उसके भला करने के लिए आपको ये दायित्व दिया गया है, तो उसके लिए पूरी ईमानदारी से आप काम करना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे बहुत, हम हमेशा जब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलते हैं तो उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत स्पेसिफिक है कि अभी तक जो है, ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे ही कौम के कुछ लोगों ने और ऐसे दल ने, ऐसे कुछ दलों ने, ऐसे कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जिनको हमने अपना हितैषी समझा, उन्होंने हमेशा हमारा केवल राजनीतिक इस्तेमाल करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो वहाँ से अपनी कम्युनिटी को निकाल के और तरक्की के एक नए रास्ते पे ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जब हमारे पास आया तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि तालीम के ऊपर, क्योंकि देखिए किसी भी, मेरा बहुत फोकस है क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहा, तो मेरा बहुत स्पेसिफिक मानना है और कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कौम को तालीम से जोड़ देंगे तो बाकी सारे काम वो लोग अपने खुद कर लेंगे।
यानी अगर हम किसी को अच्छा एजुकेट कर लेंगे तो वो अपने रास्ते तरक्की के वो खुद ब खुद बना सकता है। तो हमने एजुकेशन के ऊपर यूपी में बहुत काम किया, खासतौर पे मदरसा एजुकेशन की जो बात होती है, माइनॉरिटीज एजुकेशन की बात होती है। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारे मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में 16,513 उत्तर प्रदेश में हमारे मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, जहाँ पे लगभग 17 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते थे। हमने पहले उन मदरसों को मॉडर्नाइज करने का काम किया और हमने मदरसा ई लर्निंग ऐप, मेला ऐप सबसे पहले 2022 में लॉन्च किया। उस मदरसा ई लर्निंग ऐप के माध्यम से हमने ये सुनिश्चित किया कि मदरसे के पूरे करिकुलम को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ले आए, क्योंकि आज दुनिया तेजी से डिजिटली रूप से पावरफुल हो रही है। ऐसे समय में हम अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी डिजिटली पावरफुल करना ये हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो पीछे छूट जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो हमने अपने मदरसे के करिकुलम को मदरसा ई लर्निंग ऐप के माध्यम से पूरी तरीके से डिजिटल किया। इस एप्लीकेशन हमने लॉन्च की। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो काम किया, जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, उत्तर प्रदेश में हमारा मदरसा बोर्ड ही ऐसा पहला बोर्ड था, हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ही ऐसा पहला डिपार्टमेंट था जिसने ऑर्गेनाइज तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को माइनॉरिटीज को शिक्षित करने के लिए काम किया। UPAI, ये मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ ये केवल बातें नहीं है, सबके पास स्मार्टफोन है, अभी भी आप गूगल पर सर्च कर लेंगे तमाम चीज़ें मिलेंगी। UPAI उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का हमने वेबसाइट बना के अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी का, अब माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब है केवल मुस्लिम नहीं, हमारे सिख हैं, जैन है, क्रिश्चियन है, जो भी माइनॉरिटीज, सारे हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तालीम देने के लिए हमने अपना डेडिकेटेड वेबसाइट लॉन्च किया, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग लैंग्वेज में, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, हर भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं और किस तरीके से अपनी शिक्षा में, अपने रोजगार में, अपने तरक्की में उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम शामिल कर पाए, इसके लिए भी वहाँ पे क्लास दी जाती है। तीसरा सबसे बड़ा हमने काम किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, क्योंकि देखिए किसी भी कम्युनिटी को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस कम्युनिटी को देने के लिए। हम पढ़ाई कहाँ कराएंगे, हम उसकी स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करेंगे, तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के हर जनपद में जहाँ पे अल्पसंख्यक समाज की आबादी 25% से ज़्यादा है, वहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट का काम किया। यानी वहाँ पे हमने स्कूल्स बनाए, पॉलिटेक्निक स्कूल, ITI स्कूल, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज, वुमेंस इंटर कॉलेज ये बनाए। हमने हेल्थ के इंफ्रा को मजबूत किया, हमने CHC PHC बनाया, हमने उनके स्किल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए, हमने उनके खेल को मजबूत करने के लिए मिनी स्टेडियम और स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बनाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर जनपद में, 75 जनपद में हमने इंफ्रा डेवलपमेंट का काम किया, जहां पे 25% से ज्यादा माइनॉरिटी आबादी है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमने उत्तर प्रदेश में अभी बरेली डिस्ट्रिक्ट में 140 करोड़ की लागत का यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया। भाई जोरदार तालियां इस पर। 140 करोड़ का। फिर हमने मऊ में 22 करोड़ की लागत का ITI और पॉलिटेक्निक बनाया है। हमने गाजीपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया, अमरोहा हो गया, सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया। उत्तर प्रदेश के हर जनपद को विकास की एक डोर में, एक सूत्र में बांधने का काम चेन किया। से जोड़ दिया आप लोग। और निश्चित तौर पे हमने हर जनपद में बहुत स्पेसिफिकली मैपिंग करते हुए कहाँ ITI की जरूरत है तो ITI हमने बनाया, कहाँ हमें पॉलिटेक्निक कॉलेज की जरूरत है, हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, कहाँ वुमेन्स डिग्री कॉलेज की जरूरत है, वुमेन डिग्री कॉलेज बनाए। देखिए ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो हमने लगातार बीते 5-7 सालों में, हमारी 8 साल से अधिक यूपी में सरकार हो, 11 साल लगभग हमारे केंद्र के सरकार को हो गए, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब दिख रहा है। और ये दिख रहा है तो केवल स्टेज पे मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप बरेली के कोई भी होंगे, उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी जनपद के कोई होंगे, आप किसी भी लोग को उठा के पूछ सकते हैं और वो वहां जाके रियलिटी चेक कर सकते हैं। बरेली का जो यूनानी डिग्री कॉलेज है, जो 140 करोड़ की लागत का है, वो अपने आप में यूपी में सबसे अच्छा यूनानी मेडिकल कॉलेज है। इसी तरीके से बलिया में अभी हम यूनानी मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। अभी लास्ट वीक ही हमने एक मीटिंग करके उत्तर प्रदेश के हर जनपद से हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मंगाए हैं और निश्चित तौर पे ये जो प्रोजेक्ट्स बनके जब तैयार होंगे तो ये बहुत दूरगामी परिणाम देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और इसी चीज की जरूरत थी, जिस चीज पे काम नहीं किया गया उन दलों द्वारा जो हमको अपना हितैषी मैं आऊंगा उस सवाल पे आऊंगा, जो कि आपने देखिए खुद ही 2 बार उसका जिक्र किया है, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा, ये जिक्र नहीं है, ये दर्द है। ये हर मुसलमान नौजवान के अंदर ये दर्द है कि हमने उनको भर वोट दिया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है,
कि मुसलमानों ने, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने ऐसे दलों को, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, चलिए आपने खुद ही नाम ले लिया, बहुत सारी ऐसी पार्टियां भर भर के वोट दिया, मैं इसमें कहने में हिचक नहीं है, अच्छी बात लेकिन हमारे वोट का जो मोल हमें मिलना चाहिए था, हमारे वोट मिलने के बाद जो हमारे लिए काम होना चाहिए था, वो काम कभी भी इन दलों ने नहीं किया। अब चूंकि आपने मदरसों का जिक्र किया कि आपकी सरकार में प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के विजन के साथ, आप लोगों के जिम्मेदारी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मदरसों को लेकर कहा जाता है कि एक तरफ मदरसों को बहुत मजबूत करने की बात हो रही है, उसमें तमाम जो टेक्नोलॉजी है उससे जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये आरोप भी लगता है आप लोगों पर, खुले मन से कह रहा हूं, कि आप लोग मदरसों को बंद करना चाहते हैं। ये दोनों के बीच में भ्रम कौन फैला रहा है? देखिए, मदरसों को लेके हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मदरसों में कौन जाता है सबसे पहले समझने की जरूरत है, बाकी सब लोग तो जानते हैं, लेकिन मैं फिर उसको रिपीट करना चाहूंगा। मदरसों में जो गरीब मुस्लिम समाज का बच्चा है वो मदरसे में पढ़ने जाता है, तो उस गरीब मुस्लिम समाज के बच्चे को क्या अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार नहीं है? क्या उस गरीब मुस्लिम बच्चे को यह अधिकार नहीं है कि उसी मदरसे में जहां वो पढ़ने जाता है वहां वो दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट क्यों ना पढ़े वो? क्या उस मुस्लिम गरीब पिछड़े पासमानदा बच्चे को यह अधिकार नहीं है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, ताकि इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में वो भी compete कर पाए, वो भी कदम से कदम मिला के समाज में खड़ा हो पाए, कॉन्फिडेंस डेवलप हो और समाज के मेन स्ट्रीम से जुड़ पाए? तो हमने अगर मदरसे के बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए काम किया है और इसमें किसी को गलत लगता है या गलती लगती है, तो ये गलती उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, दानिश आजाद अंसारी इस गलती को बार बार दोहराएंगे, करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमको मुस्लिम समाज को वोट बैंक के चश्मे से जो लोग देख रहे हैं उस चश्मे को उतारना है। और जब वो चश्मा उतरेगा तब दिखेगा कि मुसलमान आज कहां पहुंच सकते थे, माइनॉरिटीज आज कहां पहुंच सकती थी, लेकिन साजिशन माइनॉरिटीज के साथ ये साजिश हुई और उनको तालीम और तरक्की से दूर रखा गया। मदरसा के नाम पे केवल और केवल हम उर्दू, अरबी, फारसी तक अपने बच्चों को क्यों सीमित रखें? बिल्कुल, वो तमाम लोग जो मदरसा शिक्षा को सीमित जिन लोगों ने किया, जिन हमारे ही कौम के लोगों ने, बड़ी दुख की बात है कि हमारी कौम के कुछ लोगों ने मदरसा शिक्षा को एक सीमित दायरे में रखा, लेकिन उनके बच्चे तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, कई ऐसे हमारे वही लोग हैं वो जिनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, तो उनके बच्चे फॉरेन में पढ़े, उनके बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े, और हमारे गरीब पिछड़े पासमानदा मुसलमानों के बच्चे केवल और केवल उर्दू, अरबी, फारसी तक क्यों सीमित रहे? वो उर्दू, अरबी, फारसी भी पढ़े, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेशक पढ़ना चाहिए। वो दीन इस्लाम भी पढ़े, बेशक पढ़ना चाहिए, लेकिन उसी मदरसे में वो मैथ, साइंस, कंप्यूटर पढ़ के कलाम भी बने। ये भी आज के मुसलमानों की जरूरत है। कुरान और कंप्यूटर दोनों साथ होने चाहिए। कुरान के साथ, कंप्यूटर के साथ हम अपने मुस्लिम बच्चों को कलाम बनाना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। जोरदार तालियां भाई। देखिए, और दानिश भाई, आप इसमें जब इन चीजों को जोड़ते चले जा रहे हैं तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि हम लगातार देखते रहे कि उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े प्रदेश में ये चुनौतियां बन जाती थी, और उसके पीछे राजनीतिक कारण, मैं नहीं कहता कि कोई सरकार किसी भी पार्टी को काम नहीं करती है, सभी का सहयोग रहा है और आगे और होता जाए बेहतर है। आपके ऊपर वक्फ की जिम्मेदारी, और वक्फ को लेकर पिछले दिनों हमने देखा कि पूरे देश में जिस तरीके का माहौल बनाया गया, जिस तरीके से बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनको आप लोगों ने कहा कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, हम तो वक्फ को और मजबूत करना चाहते हैं, वक्फ कानून के जरिए असल में हम उस समाज के उस हक को उस तक पहुंचाना चाहते हैं जो कि चुनिंदा कुछ लोगों ने घेर कर रखा है। वक्फ कानून और वक्फ के बीच में जो भ्रम था उसको आप लोग कैसे तोड़ पाए? इसमें खुद आपको कहां पर चुनौती महसूस हुई कि हाँ, कानून तो हमने बना दिया, लेकिन एक आम आदमी को, उस समाज के जो लोग हैं, उनको समझाने में अड़चन कहां आ रही है? देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वक्फ से संबंधित जो सवाल पूछा आपने, आज के समय में समझने की ज़रूरत है। जब वक्फ संशोधन अधिनियम नया जब आया तो इसके बारे में बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ख़ासतौर पे अपने मुस्लिम कम्युनिटी का, जिन्होंने उस भ्रम जाल को तोड़ते हुए इस अमेंडमेंट के सही मकसद को पहचाना। क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिकल बात की, बहुत लॉजिकल बात की, हमने कोई हवा हवाई बात नहीं की। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि वक्फ क्या है। वक्फ जो है ये खुदा की संपत्ति है, और कोई भी संपत्ति जब वक्फ की जाती है, यानी दान की जाती है, मैं कॉमन भाषा में बिल्कुल, वो दान की गई है। दान की गई किसके लिए? मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए। वेलफेयर क्या है? मुस्लिम समाज के धार्मिक वेलफेयर के लिए, मुस्लिम समाज के सामाजिक वेलफेयर के लिए, मुस्लिम समाज के आर्थिक वेलफेयर के लिए।
अब आप मुझे ये बताइए, अगर हम एग्जांपल ले उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में 1,25,000 से अधिक वक्फ की संपत्ति है। 1,25,000 वक्फ की संपत्ति में अगर आप मैपिंग करेंगे, मैं रफली एक आंकड़ा मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए बता रहा हूं, तो लगभग 50-60% ऐसी वक्फ की लैंड आएगी जहां पे मस्जिद है, कब्रिस्तान है, करबला है, दरगाह है। 60-70% ऐसे आएंगी। फिर भी 30% से अधिक ऐसी वक्फ की लैंड बच जाती हैं जो अच्छे जगहों पे हैं, एकड़ों में है, बीघों में है, और जिसका उपयोग, जिसका सदुपयोग मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में बड़े अफसोस की बात है, आप एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं उठा सकते, एक भी, सर मैं बता रहा हूं, एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं उठा सकते। 75 जनपद है उत्तर प्रदेश में। मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं उठा सकते जहां पर वक्फ की संपत्ति पे कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला गया, जहां पे गरीब मुसलमानों को फ्री में इलाज मिल रहा हो, एक भी नहीं है। जहां पे वक्फ की संपत्ति पे चैरिटेबल स्कूल खोले गए, जहां गरीब मुसलमानों को फ्री में एजुकेशन मिल रहा हो, जहां वक्फ की संपत्ति पे चैरिटेबल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले गए, जहां पे गरीब मुस्लिम महिलाओं को स्किल की ट्रेनिंग मिल रही हो, एक भी ऐसा नहीं है। क्या वक्फ की संपत्तियों पे केवल और केवल ऐसी दुकानें बना के और अपने पॉकेट, अपनी जेब कुछ लोगों के भरने के लिए वक्फ की संपत्ति है? क्या वक्फ की संपत्ति पे अपने निजी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वक्फ की संपत्ति है? नहीं, ये वक्फ की संपत्ति खुदा की संपत्ति है और इसका सदुपयोग मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुआ। ये बड़े अफसोस की बात है। और मैं फिर कह रहा हूं कि आरोप कितने भी लगे, लेकिन जो सही है वो सही है। हमको जो इस्लाम ने सिखाया, हमको जो दीन ने सिखाया, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। दीन ने और इस्लाम ने हमें ये बताया कि वक्फ की संपत्ति ये मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी। कुछ चुनिंदा लोगों का निजी इंटरेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए अमेंडमेंट आया है और निश्चित तौर पर इस अमेंडमेंट के आने के बाद 6 महीने के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि मेरी माननीय केंद्रीय मंत्री जी से बात हुई और अलग अलग स्टेट में भी बातचीत चल रही है, आने वाले 6 महीने के अंदर अगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि उन्हीं वक्फ की संपत्तियों पे जहां पे 75 साल से कोई काम नहीं हुआ, आज़ादी के बाद की मैं बात बता रहा हूं कि 75 साल से ऊपर आज़ादी के हो गए, जहां काम नहीं हुआ, उन्हीं की वक्फ की संपत्तियों पे आने वाले 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, हम उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐसी वक्फ की लैंड पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोलेंगे, चैरिटेबल हॉस्पिटल 6 महीने में शुरुआत करेंगे, शुरुआत कर देंगे। हम आधार डालेंगे और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोलेंगे, स्पोर्ट्स एकेडमीज भी खोलेंगे, ताकि हमारे आम गरीब मुसलमानों को वक्फ की संपत्तियों का फायदा मिल सके। अच्छा, अब चूंकि आप यहां पर हैं तो राजनीतिक बात क्यों ना हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है जवाब देना और मेरा हक बनता है। जब आपने 2 बार इशारा किया कि बहुत सारी पार्टियां सत्ता में जो कि रहनुमा बनती रहीं और आपके ही समाज के लोगों का उनको भर भर कर वोट मिलता रहा, भी आपके ही शब्द हैं, और फिर भी उनको वो मौका नहीं मिल पाया, वो जगह नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। और उसके लिए सिर्फ वो राजनीतिक पार्टियां और नेताओं को मैं जिम्मेदार नहीं मानता हूं, आपके समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी थी। कुछ लोग क्रीमी लेयर में तो थे, क्रीमी लेयर तक पहुंच गए, लेकिन पसमानदा समाज हो, तमाम और लोग हो, वो पीछे ही चले गए। आप लोगों के आने के बाद बहुत फोकस किया गया, ऊपर से लेकर नीचे तक, प्रधानमंत्री कई बार इसका जिक्र करते हैं, तो कितना बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, राजनीतिक तौर पर लोगों में आप लोगों का एक जो मैसेज गया आपकी पार्टी का, आपके काम का, वो महसूस होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वोट आ जाए ना आए, वो अलग विषय है, लेकिन बदलाव महसूस होता है क्या? खुद आपके भी विरोधी होंगे, वो भी कुछ कहते होंगे या कहते होंगे कि कुछ भी नहीं बदला, ऐसा हुआ क्या? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर बदलाव बहुत हुआ। बात अगर की जाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 में जब वो उन्होंने शपथ ली देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जिससे जो पासमानदा, आपने बात की, जो पासमानदा का मतलब जो पिछड़े मुसलमान, देखिए, बात सबसे पहले ये भी समझने की जरूरत है कि जब हम बात पासमानदा की करते हैं तो हम मुस्लिम समाज को डिवाइड करने की बात नहीं करते। हम पासमानदा समाज के उत्थान की बात करते हैं तो हमारा एक इस उत्थान के पीछे का मूल मकसद ये है कि हम पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के विकास की बात को सुनिश्चित करें। अगर 85% जिस कौम की 85% आबादी पिछड़ी है, अगर उस पासमानदा कौम को हम आगे नहीं ले जाएंगे तो पूरे ओवरऑल मुसलमानों के डेवलपमेंट को हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसके पीछे का थॉट ये है।
हम मुसलमानों को यूनाइट करते हुए उस यूनिटी में जो पिछड़ा रह गया है, जो पासमानदा है, जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमजोर है, उसको मजबूत करते हुए ओवरऑल मुसलमानों के वेलफेयर को सुनिश्चित करे, ये हमारा मूल मकसद है। तो पासमानदा समाज के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, और मेन स्ट्रीम की जो योजनाएं हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तो है ही, बिल्कुल। इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम की जो योजनाएं हैं मोदी और योगी सरकार की, उसमें बहुत सीधा लाभ हमारे पिछड़े पासमानदा मुसलमानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास है, राशन योजना है, आयुष्मान योजना है, ऐसे तमाम योजनाओं की लिस्ट है जिसमें 25% से लेकर 40% तक की हिस्सेदारी पिछड़े मुसलमानों को मिल रही है। इससे सीधा लाभ उनको मकान मिल रहा है, उनको अनाज मिल रहा है, उनको राशन मिल रहा है, उनको इलाज मिल रहा है, इससे उनको फायदा हो रहा है। बात आपने की राजनीतिक की, तो बात सही है कि एक लंबी लड़ाई है, और इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और पिछड़े मुसलमानों के उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए हम काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये बात समझ में भी आ रही है। देखिए, समाज अचानक से नहीं बदलता, वो धीरे 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 समाज समझता है, तो उसके अंदर बदलाव का एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं कोई बात एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए बता रहा हूं कि बिना आंकड़ों के, बिना एग्जाम्पल के आपको लगेगा कि मैं एक दल का व्यक्ति हूं तो अपनी बातें केवल यहां परोस के जा रहा हूं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि 2020-21 से माननीय प्रधानमंत्री, उससे पहले से भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पासमानदा उत्थान की बात की। बिल्कुल। 2022 में उसी पासमानदा उत्थान के नियत के साथ एक पिछड़े पासमानदा मुसलमान नौजवान को मंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश में। 2023 में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होता है। हमने उत्तर प्रदेश में लगभग 30 से अधिक निकाय चुनाव में चेयरमैन के टिकट दिए मुस्लिम समाज के लोगों को, जो बीजेपी के सिंबल पे लड़े, जिसमें 60% से अधिक पिछड़े पासमानदा समाज के थे। हमने 150 से अधिक नगर पालिका में जो पार्षद होते हैं, जो सभासद होते हैं, उसके टिकट दिए हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को, पिछड़े पासमानदा मुसलमान समाज के लोगों को, जिन्होंने बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ा। और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आजमगढ़ में मुबारकपुर नगर पालिका है। बिल्कुल। 2023 में मुबारकपुर नगर पालिका में हमने एक पासमानदा समाज के व्यक्ति को बीजेपी के सिंबल पे टिकट दिया। वहां पे जीत तो नहीं हुई हमारी, मैं आपको बताऊं, लेकिन 2018 में उसी आजमगढ़ के मुबारकपुर नगर पालिका में हमें केवल 700 से 800 वोट मिले थे। और 2023 में जब पासमानदा समाज के एक रिप्रेजेंटेटिव को बीजेपी के सिंबल पे हमने लड़ाया, तो हमें वहां पे 12,600 वोट मिले। हम सेकंड पोजीशन पे थे, लेकिन 700 से लेके 12,600 तक का सफर हमने किया। बड़ा सफर था। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, बलिया जहां से मैं आता हूं, मैं बलिया में हमने एक पासमानदा समाज के व्यक्ति को पार्षद का टिकट दिया बीजेपी के सिंबल पे। वहां आज तक बीजेपी का कोई प्रत्याशी नहीं लड़ा था, पहली बार बीजेपी के प्रत्याशी वहां लड़ा, और वहां पे उस पार्षद ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, और बीजेपी के सिंबल पे वहां पार्षद है। ऐसे 80 से अधिक पार्षद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सिंबल पे मुसलमान पार्षद जीत के आए हैं, जो पिछड़े पासमानदा, मतलब एक राजनीतिक तौर पर बदलाव पार्टी में भी हो रहा है। एक और उसके एग्जांपल में एक और बड़ा एग्जांपल देता हूं। अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुए, बहुत जरूरी एग्जांपल देना है। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी एनडीए सरकार ने पूरी ईमानदारी से बिहार के विकास को लक्ष्य में रखते हुए चुनाव लड़ा, और बिहार चुनाव का जब परिणाम आया, ऐतिहासिक परिणाम आया, जिसने पूरे भारत देश को एक नया परसेप्शन दिया, एक सोचने का नया एंगल दिया, उस बिहार चुनाव में बड़ी संख्या में हमारे एनडीए समर्थित प्रत्याशियों को, हमारे भाजपा के प्रत्याशियों को, हमारे जितने भी हमारे जो समर्थित जितने भी पार्टियां थी, उनको बड़ी संख्या में पासमानदा समाज का वोट मिला। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, बिहार में चैनपुर में, भभुआ डिस्ट्रिक्ट जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे चैनपुर विधानसभा है, वहां पे हमारे एनडीए समर्थन में एक हमारे मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहे थे, जमा खान साहब। वहां पे उनको ऐतिहासिक जीत मिली, और उन बूथों से जहां पे 90% और 100% मुस्लिम आबादी है, जहां पे 90-80% पासमानदा आबादी है, वहां पे पासमानदा समाज ने आगे बढ़ के, मुस्लिम समाज ने आगे बढ़ के बीजेपी को और अलायंस को वोट दिया है। और बिहार के ऐसे 50 से अधिक सीटें हैं जहां पे 80-90% जहां मुस्लिम आबादी थी, पासमानदा आबादी थी, वहां पर वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, सहयोगी दलों को। और ये बड़ा बदलाव ये दिखाता है कि आने वाले समय में जो हमारा मुस्लिम समाज है, खासतौर पर पिछड़ा पासमानदा समाज है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसका भरोसा मोदी जी की नीति पे, मोदी जी की नीयत पे बन रहा है। और ये अच्छी बात है, बड़ी बात है। मैं बिहार चुनाव पे आने वाला था, आप लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वहां पर थी, और आपने बताया भी कि आप लोग खुद महसूस कर रहे थे पार्टी में अंदर जिम्मेदारी निभाते हुए कि बदलाव कहां हो रहा है। लंबा सफरनामा है,
लेकिन वो बदल रहा है धीरे धीरे। कुछ और सवाल भी हैं यहाँ पर, जरा उन सवालों की तरफ भी बढ़ते हैं। आशीष मेरे सहयोगी हैं। मंत्री जी, अभी आपने बोला कि मदरसों को आप आधुनिक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके ही सहयोगी हैं, मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, रघुराज सिंह। धर्मपाल सिंह कहते हैं कि मदरसे शिक्षा में कैंसर की तरह हैं, बंद कर देना चाहिए। रघुराज सिंह हैं, वो कहते हैं कि मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। वो यहाँ तक कि कहते हैं कि एएमयू को भी बंद कर देना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनका बहुत साफ और स्पष्ट मानना है, जिसे मैंने शुरुआत में ही डायलॉग में बोला, अपने बातचीत में शुरुआत की, कि हम विकसित भारत की कल्पना अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है तो ये जानते हैं कि देश के अल्पसंख्यक समाज के विकास को सुनिश्चित किए बिना ये सपना पूरा नहीं हो सकता। और यकीनी तौर पे हमारी जो एक्टिविटी है, एक्ट देखना चाहिए कि हम एक्ट कैसा कर रहे हैं। मदरसा शिक्षा में पॉजिटिव रिफॉर्मेशन होना चाहिए, और उस पॉजिटिव रिफॉर्मेशन के लिए हमने मदरसा शिक्षा में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को जोड़ा, और केवल वर्बली नहीं जोड़ा है। हमने एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है उत्तर प्रदेश में, जहां पर मदरसा शिक्षा के पूरे उस करिकुलम जो डिजाइन किया गया था, पॉलिसीज को हम रिफॉर्म कर रहे हैं, और हम वहां पे एससीईआरटी और एनसीईआरटी कोर्स को लागू कर रहे हैं। यानी कि अब जो स्थायी बदलाव कर रहे हैं, जिससे एक गलत इमेज मदरसा की बनाने की कोशिश की गई थी, लंबे समय तक कोशिश लोग करते हैं, लेकिन उस इमेज से मदरसा को निकाल के हम मदरसा को तालीम के ट्रैक पे ले जाके उसको विकास के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। और यकीनी तौर पे आने वाले सालों में आप देखेंगे कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हमारी योगी और मोदी सरकार के प्रयास की वजह से वही बच्चा समाज के मेन स्ट्रीम से जुड़ेगा, और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा आने वाले समय में सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस निकाल के अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए विकास को सुनिश्चित करेगा। मैं समझता हूं इस बात को कि जब राजनीति होती है ना, तो कुछ बयान पार्टी के अंदर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीतिक तौर पर देते हैं या देना मजबूरी होता है। आशीष वहीं जिक्र कर रहे थे, लेकिन जब आप जिम्मेदारी के पद पर बैठे होते हैं तो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, और फिर उसका एक परिणाम आएगा। इसके वजह से आप लगातार काम करते रहे। तो एक आखिरी सवाल लूंगा। आपने बिहार चुनाव का जिक्र किया, विपक्ष कह रहा है लूट लिया, चोरी कर लिया, आप कह रहे हैं गर्दा उड़ा दिया, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। हम छोड़ते हैं उस बात को, हम उत्तर प्रदेश पर आते हैं। बड़ा प्रदेश है, और आने वाले समय में जब बंगाल के बाद वहां चुनाव होगा, उसके पहले एक पंचायत चुनाव जो कि लिटमस टेस्ट माना जाता है। पीडीए बड़ा मजबूती के साथ काम करने का दावा कर रहा है। बिहार चुनाव के परिणाम के बाद अखिलेश यादव व्यक्तिगत तौर पर बहुत सतर्क हो गए, और ये अच्छी बात है। उनकी नेता अगर सीख जाता है जल्दी तो अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि भाई गाना भी वैसा नहीं बजेगा जैसा बिहार में बजा, यहां बदल देना गाना। पंचायत चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी का मूल उद्देश्य क्या है समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना लड़ाना नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है कि समाज के विकास को सुनिश्चित करना, देश की उन्नति को सुनिश्चित करना, देश की समृद्धि को सुनिश्चित करना। और इस एजेंडे पे लगातार हमारी पार्टी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करती है। आने वाले समय में जो 3-4 महीनों में अलग अलग जो चुनाव हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, यकीनी तौर पे ग्राउंड पे आज भारतीय जनता पार्टी से मजबूत पार्टी कोई नहीं है। ग्राउंड लेवल पे हम गांव में हमने हमारे जो कैडर है, वो कैडर केवल पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहता, वो कैडर सोशली भी एक्टिव रहता है। वो गांव में, कस्बों में, मोहल्लों में, शहरों में वो आम जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करता है। वो आम जनता की लड़ाई लड़ने का काम करता है। वो आम जनता को उसके अधिकारों तक उसको पहुंचाने का काम करता है। तो वो जो तमाम काम जो हमारा जो ग्राउंड लेवल का जो हमारा भाई है, साथी है, कार्यकर्ता है, वो जो काम करता है, इससे जनता के बीच में विश्वास पैदा होता है। ये बिहार का चुनाव, ये रातों रात ये हमने सफलता नहीं हासिल की। ये ग्राउंड पे जो हमारे भाइयों ने, साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने सालों साल जाड़ा, गर्मी, बरसात, इसको बिना देखे हुए ग्राउंड पे जब मेहनत की है, ये उस मेहनत का नतीजा है। ये मेहनत रातों रात नहीं हासिल हुई है। ये नतीजा रातों रात हासिल नहीं हुआ है। ये बहुत लंबी मेहनत करके हमने ये सफलता हासिल की है। उसी तरीके की मेहनत हमारे उत्तर प्रदेश में हो रही है। हमने बताया कि हम राजनीतिक रूप से केवल एक्टिव नहीं रहते, हम सोशली भी एक्टिव रहते हैं। किसी किसान को उसका हक दिलाना, किसी मजदूर को उसका हक दिलाना, किसी नौजवान को उसका स्कॉलरशिप दिलाना, किसी महिला को उसका सम्मान दिलाना, ये जो लड़ाई सतत चलती रहती है, ये जो अधिकार को आगे बढ़ाने की बात सतत चलती रहती है, इससे विश्वास पैदा होता है। और इसी विश्वास से
हम चुनाव जीतते हैं। विपक्ष को यही विश्वास हासिल नहीं हुआ, क्योंकि विपक्ष के हाथ में जब सत्ता की चाबी आई, विपक्ष जब सत्ता की कुर्सी पर बैठा, तो सिवाय अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के अलावा विपक्ष ने और कोई काम नहीं किया। तो जनता कंपैरिजन करती है। आज हमारी जनता बहुत सजग है, जागरूक है। उसने देखा कि 12 से लेकर 17 तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, तब उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आए दिन दंगे हुआ करते थे। कुछ जनपद ऐसे थे जो वीआईपी जनपद थे, जहां पे बिजली मिलती थी। कुछ जनपद ऐसे थे जो वीआईपी जनपद थे, जहां रोड बनती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का 75 जनपद माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वीआईपी है। हर जनपद में लाइट अच्छी आती है, हर जनपद में इंफ्रा अच्छा होता है, हर जनपद में सड़कें अच्छी बनती हैं। हमने हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, हर जनपद के गांव में हमने स्टेडियम बनाने का काम किया, हर जनपद के बच्चों, हमारे जो नौजवान हैं उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया, हर जनपद में हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने का काम कर रहे हैं। ये जो लगातार हम काम करते हैं, इससे जनता का विश्वास पैदा होता है, और इसी विश्वास के बल पे मैं कह सकता हूं कि आने वाला जो भी चुनाव होगा, उस चुनाव में हम ऐतिहासिक जीत हासिल करके भारत की, उत्तर प्रदेश की और समाज के विकास की इस यात्रा को ऐसे ही जारी रखेंगे। चलिए, आपको बहुत शुभकामना। राजनीतिक तौर पर आप लोग ये लड़ाई जीतते रहें, सरकार में जो आपकी जिम्मेदारी है उसको और निभाते रहें। और बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका दानिश भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस मंच पर मुखर होकर अपनी बात रखने के लिए। तो दानिश आजाद अंसारी, जो कि एक ना सिर्फ मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है, बल्कि कम उम्र में एक बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली, और अब वो कह रहे हैं कि हम अपने काम के दम पर, पंचायत चुनाव हो या फिर उसके बाद आने वाला विधानसभा चुनाव, उसमें भी अपनी एक बड़ी भूमिका दिखाएंगे, क्योंकि जनता का, खासतौर से उनके उस समाज का भरपूर प्यार और भरपूर सहयोग उनको मिल रहा है। रचना, और एक बार फिर से बहुत जोरदार तालियों के साथ दानिश आजाद अंसारी जी का मैं अभिवादन करना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी प्रमुखता के साथ और बहुत ही मुख्य तरीके से आपने बातचीत रखी है अपनी, और मैं चाहूंगी कि उनको सम्मानित किया जाए जरा। तो देखिए, 2047 का विजन और उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, और इस आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मुख्य तौर पर अल्पसंख्यकों का या फिर माइनॉरिटीज का भी उतना ही बड़ा योगदान है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्य तौर पर अपनी बातों को रखा। सभी सवालों के जवाब और क्या विजन है उसके बारे में उन्होंने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आजाद अंसारी जी।